नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल में क्या है, जो कि आपको टॉप 2000 जो प्रश्नों का हम संग्रह कंप्लीट करवाते हैं, उसी संग्रह का जो है ना, आज का वीडियो नंबर कितना है? 21 नंबर है, ठीक है ना? और घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी हमारा वीडियो नंबर 20, 19, 18, 17 यानी कि 21 से पहले वाला जितना भी वीडियो है, नहीं देखे होंगे, आप हमारे चैनल पे जाइए, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आराम से जाइए, एक क्लिक में एक वीडियो पूरा कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हम आपको आधा घंटा से भी कम वीडियो कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है ना? आधा घंटा में से भी कम में वीडियो एक कंप्लीट करवाते हैं और मेन आपको टाइम नहीं है, मेनली ये है कि आपको उसी में ना हम आपको इतना बेहतरीन क्वेश्चन को डिस्कशन कर देते हैं कि आप बेहतरीन तरीके से वीडियो को देखिएगा ना, तो एग्ज़ाम में फोड़ कर आइएगा, ठीक है ना? तो चलिए हम और भी एग्ज़ाम के बारे में बात करें। देखिए, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे कि आप बिहार के बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो, जो कि अभी सामने 18 जनवरी को कितने 18 जनवरी को और 21 जनवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है ना? और उन विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप इस प्लेलिस्ट को ना बिना देखे हुए मत जाइएगा। एक बार देखिए, खुद आपको मालूम चलेगा कि ये प्लेलिस्ट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके ही सारी चीज़ें बताए गए हैं। पूरा फुली आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना? साथ ही साथ जो भी बिहार एसएससी के फॉर्म भरे हैं, उनका भी एग्ज़ाम होएगा। बिहार पुलिस हो गया या फिर बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनसे पूछा हुआ क्वेश्चन या पूछने की संभावना वाला इसमें सारा का सारा चीज़ें कंप्लीट करवा दिए गए। ठीक है ना? तो आप आराम से इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना? और प्लेलिस्ट को तो देखना बिल्कुल ही भूलना नहीं है, ठीक है? और वीडियो के एंड तक देखने के बाद बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही तरीके से हल किया है, ठीक है दोस्त? तो चलिए हम बिना समय गँवाए आज का जो है पहला सवाल शुरू करते हैं। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं, ठीक है? देखिए, पहला सवाल क्या है, यानी कि 201 नंबर सवाल है। 200 तक हमारा पूरा प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा दिएगा, जाके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? जो नौ नालंदा महाविहार है, वो आखिर किसके लिए विख्यात है? इसी के बारे में पूछ रहे हैं, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? हिनसंग स्मारक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है महावीर का जन्म स्थल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है पाली अनुसंधान संस्थान, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संग्रहालय। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और ये एग्ज़ामों में ना घुमा-फिरा कर बार-बार ऐसे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल करना नहीं भूलना है, ठीक है ना दोस्त? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली और अनुसंधान संस्थान। देखिए, ये पाली भाषा तो आप सुने होंगे ना, तो वहीं पर इसकी शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है ना? और इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको और भी चीज़ें जानकारी हो जाए, ठीक है ना? देखिए, और भी चीज़ जानकारी करने के लिए डिटेल्स में देखिए। देखिए, बोल रहा है कि नौ नालंदा महाविहार मुख्यतः पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना? जिसकी स्थापना की बात करते हैं, तो बिहार सरकार ने कब किया है? 1951 में किया है, ठीक है ना? ये बिहार सरकार ने 1951 में इसकी स्थापना किया था, ठीक है ना? यहाँ पर किया क्या जाता है? यहाँ पर पाली और बौद्ध धर्म के लिए, देखिए, पाली और बौद्ध धर्म के विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है ना? क्या शिक्षा प्रदान की जाती है? उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। समझ में आ गया ना? किन भाषाओं में? तो पाली और बौद्ध धर्म के विषयों की बात करें, विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। समझ में आ गया ना? तो मेनली आपको क्या याद रखना है? पाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना? यानी कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? देखिए, आपका जब बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम डेट निकल गया है, उसी को देखते हुए हमने सारा वीडियो को रोक कर बिहार स्पेशल को तेज़ी में कंप्लीट कराने के लिए सोचा है, ठीक है ना? तो अब डेली वीडियो आएगा, पूरा का पूरा जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अब हम देखते हैं 202 नंबर सवाल, ठीक है? 202 नंबर सवाल क्या है कि बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है, वो आखिर कितना है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है 1260 टन है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1303 करोड़ टन है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 25,310 करोड़ टन है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 16 करोड़ टन। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? कि क्वेश्चन जो है
कोयला से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछने की बिल्कुल ही संभावना है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16 करोड़ टन, ठीक है ना? कितना है? 16 करोड़ टन जो है बिहार में कोयले का जो अनुमानित भंडार है वो सबसे ज़्यादा 16 करोड़ टन है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन चलिए इसका और भी सॉल्यूशन देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है कि बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है वो कितना है? 16 करोड़ टन है। अब बिहार में कोयले का जो भंडार का मुख्य रूप कहाँ से? भागलपुर वाला जिला में खोजा गया है। देखिए थ्योरी तो आप समझ गए लेकिन चलिए हम एक बार मैप के माध्यम से बता देते हैं कि आखिर भागलपुर वाला जिला कहाँ पर है। वैसे तो आपको मालूम है कि झारखंड वाला जो जिला है ये वाला एरिया ये वाला यहीं पे सटा हुआ एरिया है। देखिए ये जो है हमारा बिहार है, ठीक है ना? ये हमारा बिहार है और बिहार के जो ये सटा हुआ एरिया है, ये तो मानते हैं बीचे-बीच से गंगा नदी है। ये जो एरिया है ना, ये भागलपुर वाला एरिया है, ये वाला भागलपुर। ये तो हो जाएगा कैमूर हो जाएगा, ये रोहतास हो जाएगा। तो ये जो है झारखंड वाला एरिया जो टच करता है, तो भागलपुर वाला जो एरिया है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार अनुमान कराया गया है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? ताकि आपको बेहतरीन तरीके से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना? देखिए, ये बोल रहा है कि 203 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है, आखिर वो किन परियोजनाओं के संयुक्त है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है दामोदर वैली परियोजना या फिर ऑप्शन नंबर बी है कोसी परियोजना या फिर ऑप्शन नंबर सी है सन बैराज परियोजना या फिर ऑप्शन नंबर डी है गंडक परियोजना। तो बताइए इसका चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ठीक है ना? बोल रहे बिहार और यूपी की बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको मालूम है कि बिहार और यूपी जो है एक दूसरे से टच करते हुए, अगर यूपी जो है सिवान वाले एरिया में खत्म हो रहा है तो ये जो सॉरी बिहार जो है सिवान वाला एरिया जो कि लास्ट पड़ता है यूपी के साथ और उस वहीं से जो है यूपी शुरू कर रहे हैं। ये यूपी हो गया तो ये आपका बिहार हो गया। समझ में आ गया ना? तो उसी की बात कर रहे थे। कौन सा योजना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा गंडक परियोजना। ठीक है ना? इसी परियोजना के तहत जो है संयुक्त सिंचाई परियोजना का शुरू किया गया है। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर डी गंडक परियोजना इसको आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों में बहुत बार ऐसे पूछा हुआ है। ठीक है ना? पूछता कैसे है थोड़ा बहुत घुमा-फिरा के ये क्वेश्चन आपको वहीं चीज़ें डाल देता है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, लेकिन सबसे पहले इसका थोड़ा-सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, ताकि आपको ध्यान में आ जाए। देखिए, ये जो गंडक परियोजना है, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। क्या है? संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? सिंचाई, बाढ़ नियंत्रित करना और बिजली का उत्पादन करना भी है। समझ में आ गया ना? ये तीनों काम जो है, ये किस योजना के तहत? तो गंडक परियोजना के तहत किया गया है। समझ में आ गया ना? सिंचाई भी किया जाता है इस योजना के तहत, बाढ़ को नियंत्रित भी किया जाता है और उससे बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो यही सब चीज़ें जो है गंडक परियोजना के अंतर्गत आती है। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ध्यान से समझते चलिएगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है 204 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ये जो प्रभावती देवी है वो आखिर किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? ठीक है ना? प्रभावती देवी जो है वो किस स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? ऑप्शन नंबर ए चंपारण की थी या फिर ऑप्शन नंबर बी है पटना की थी या फिर ऑप्शन नंबर सी है भागलपुर की थी या फिर ऑप्शन नंबर डी है शाहबाद थी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखिए घबराइए मत क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही आपको पूछने को देखने को मिलेगा। आपने तो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन को देखा होगा, ठीक है ना? और ये सब जो क्वेश्चन है, ये कहने का मतलब क्या है बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। बहुत सारे जो क्वेश्चन और भी कंप्लीट कराते हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको निकाल कर कराया जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बीबी है। कोई क्वेश्चन हार्ड है, कोई क्वेश्चन ईज़ी है, कोई क्वेश्चन मॉडरेट है। तो तीनों तरफ से क्वेश्चन आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना? तो बताइए 2004 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से कमेंट में अपनी जवाब, अपनी राय ज़रूर रखते चलिएगा, ठीक है ना दोस्त? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो प्रभावती देवी थी, वो जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी, ठीक है ना? वो आखिर किस क्षेत्र की थी? तो ये पटना की ही थी, ठीक है ना? तो यानी कि ऑप्शन और बी हमारा क्या हो जाएगा? पटना, ठीक है ना? ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर पटना की ही थी, ठीक है ना? लेकिन चलिए इसका थोड़ा-सा और भी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये प्रभावती देवी पटना की एक स्वतंत्र सेनानी थी, ठीक है ना? और साथ ही साथ क्या थी? सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, ठीक है ना? आपने तो जयप्रकाश नारायण का नाम सुना ही होगा ना? उन्हीं की वाइफ़ थी, यानी कि उन्हीं की पत्नी थी, समझ में आ गया ना? और प्रभावती देवी ने गांधीवादी मॉडल पर भी चरखा आंदोलन भी महिलाओं में शामिल करने के लिए
पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना भी की थी। समझ में आ गया ना? तो ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, कौन? प्रभावती देवी। और कहाँ की रहने वाली थी? तो ये पटना की रहने वाली थी, ठीक है ना? और ये कार्यकर्ता भी थी, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, और साथ ही साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये गांधीवादी मॉडल पर भी चलती थी, ठीक है ना? और यही मॉडल की वजह से जो है पटना में इन्होंने महिलाओं के लिए महिला चरखा समिति की भी स्थापना किया था। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं ना, एक क्वेश्चन में आपको कितना सारा क्वेश्चन जो है बनते जा रहा है। 4, 6 बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हम आपको क्वेश्चन तो कम कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन आपको ढंग से और डिस्कशन और मैप के माध्यम से सारा चीज़ कंप्लीट कराते हुए जाना है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन से करने से कोई मतलब नहीं बनेगा जिस क्वेश्चन को आपको 1 लाइन में कंप्लीट करके आपको निकल जाइएगा, ठीक है ना? यही वजह है कि हम आपको सारे विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें लेकर आए हैं, ठीक है ना? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है? अब अगला प्रश्न क्या है? 205 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट के पद से त्यागपत्र कब दिया था? ठीक है ना? यानी कि महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1942 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1943 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1913 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1911 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको सही ढंग से आपको जवाब देना है, ठीक है ना? बात कर रहा है बलदेव सहाय की बात कर रहा है, ठीक है ना? तो बलदेव सहाय की बात कर रहा है तो इसको आपसे सही तरीके से बताना है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जो बलदेव सहाय है, ठीक है ना? ये महाधिवक्ता के पद से 1942 में, यानी कि 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यानी 1942 में इन्होंने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, बलदेव सहाय को एडवोकेट यानी कि अपने पद से त्यागपत्र कब दिए थे? तो 1942 में दिए थे, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि 8 अगस्त 1942 को, ठीक है ना? कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित होने के तुरंत बाद, यानी कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है ना? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। समझ में आ गया ना? कब किया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरुद्ध में बिहार के जो है महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने, कहाँ के थे? बिहार के। कौन? बलदेव सहाय ने एडवोकेट जनरल के पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? कब दिए थे? तो 1942 में दिए थे। देख लीजिए यहाँ पे है ना कि 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब बहुत सारे कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, उसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। समझ में आ गया ना? अब ये जो डिस्कशन हम करवा रहे हैं ना, ये आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। क्यों? कि हम आपको इतना विस्तार में और एक दूसरे को समझा-समझा के बता रहे हैं, ताकि वो कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है? बस आप पढ़ाई में ना ईमानदारी ज़रूर रखिएगा। वीडियो को अगर सच में आप देख रहे हैं ना, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना? ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो, ठीक है? अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 206 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन-सा जो क्षेत्र था, यानी कौन-सा जो क्षेत्र था, वो अफ़ीम उत्पादन में हेतु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, यानी कि पॉपी प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण भारत हो जाएगा, यानी कि साउथ इंडिया हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है गुजरात हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है असम हो जाएगा। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोल रहे हैं अफ़ीम उत्पादन यानी कि पॉपी प्लांट के लिए कौन-सा एरिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध या फिर विख्यात था। ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार, ठीक है ना? ये जो बिहार वाला जो एरिया था, ये पॉपी प्लांट यानी कि अफ़ीम उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कब? अंग्रेजी शासनकाल में, ठीक है ना? तो अंग्रेजी शासनकाल में ऑप्शन नंबर ए बिहार काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, किसके लिए? अफ़ीम उत्पादन के लिए। समझ में आ गया ना? लेकिन चलिए हम इसको और भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, मेनली क्या याद रखना है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्या था? प्रसिद्ध था। चीन को जो निर्यात किए जाने वाली अफीम की मात्रा में धीरे-धीरे क्या हुआ? कमी आने के कारण
परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने बिहार में अफीम की खेती को समाप्त करने तथा 31 दिसंबर 1911 से पटना में अफीम फैक्ट्री को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। देखिए, चीन में जब निर्यात जाने वाली अफ़ीम की मात्रा धीरे-धीरे कम आने लगी, इसी वजह से जो है इन्होंने पटना में अफ़ीम फैक्ट्री को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। नहीं तो उससे पहले अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अफ़ीम के उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध एरिया माना जाता था। ये तो आपको भूलने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन बात करें उसके बाद जब चीन से निर्यात जाने वाली अफ़ीम की मात्रा धीरे-धीरे कम होने लगी, तो 31 दिसंबर 1911 से पटना में जो अफ़ीम की फैक्ट्री थी उसको धीरे-धीरे क्या करने लगा, बंद करने की मंजूरी दे दी थी। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार वाला एरिया, इसको आप ज़रूर याद रखिए। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, 207 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि वर्ष 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? ठीक है ना? अब देखिए, चित्र के माध्यम से तो आप आराम से बहुत सारे विद्यार्थी बता देंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हम तो आंसर बताएँगे ही और उसका सॉल्यूशन भी बताएँगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बस नाराज़गी इस बात की है कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ बताते नहीं हैं। अरे दोस्त, कुछ नहीं है तो वीडियो के माध्यम के तरीके से ही बता दीजिए कि वीडियो कैसा आपका लगा, ठीक है ना? कहाँ पर कमी है, वो सब चीज़ आपको किया जाएगा, ठीक है ना? अगला वीडियो कैसा चाहिए, सारा चीज़ अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है ना? और याद रखिए दोस्त, सिर्फ़ बिहार स्पेशल ही नहीं, आपको बहुत सारा आपको जीके, जीएस, आपको साइंस, सारा कुछ आपको वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा और बिल्कुल समझा-समझा कर चीज़ें बताई जाएगी, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे, ठीक है? बोल रहा है कि 1899 से 1900 के बीच जो मुंडा क्रांति के नेता थे, वो आखिर कौन थे? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सिद्धू थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मुंडा भगत थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बिरसा मुंडा थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शंभू दान थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये तीर कमान वाली से चीज़ें से ही समझ में आ जा रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मुंडा क्रांति के जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बिरसा मुंडा जी की वजह से ही मुंडा क्रांति के नेता को माना जाता है। ठीक है ना? इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झारखंड वाला जो एरिया है ना, झारखंड वाला एरिया, वहीं पे इन्होंने क्रांति किया था। क्यों किया था? अंग्रेज़ों के द्वारा जो इनकी ज़मीनें हैं, उसको अधिग्रहण करने की वजह से इन्होंने ये क्रांति किया था। यानी कि एक तरह से बोला जाए कि शोषण करने की वजह से इन्होंने ये क्रांति किया था। और सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि आपको बहुत सारे आदिवासी क्रांति आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक बिरसा मुंडा भी क्रांति किए थे। ठीक है ना? इन्हीं को बोला जाता है मुंडा क्रांति। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो है मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा जी थे। और ये क्रांति कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के समय में हुआ था। लेकिन चलिए हम और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना होए। ठीक है ना? देखिए, याद रखिएगा जो-जो हम चीज़ें बता रहे हैं। देखिए, बोल रहा है कि मुंडा विद्रोह यानी कि इसको क्रांति भी बोलिए। ये कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के प्रमुख जो है आदिवासी विद्रोह में से एक था। ठीक है ना? यह विद्रोह जो था 1899 से 19 में छोटा नागपुर यानी कि झारखंड वाले एरिया की बातें कर रहा है। वहीं पे ये हुआ था। ठीक है ना? और इसे किस नाम से और भी जाना जाता है? तो मुंडा उन लोगन के भी नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तब बिरसा मुंडा ने किया था। इस विद्रोह का उद्देश्य क्या था? मुंडा राज और स्वतंत्रता की स्थापना करना था। समझ में आ गया ना? यानी कि इस जो विद्रोह का मेनली मतलब था कि भाई मेरे को अंग्रेजों को द्वारा जो भी चीज़ें शोषण किया जा रहा है उसको हटाया जाए और हमें स्वतंत्र तरीका से ज़िंदगी जीने दिया जाए। ठीक है ना? तो यही मेनली इन लोगों का मतलब था। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप सारी आदिवासी जो भी विद्रोह हुए उसको आसान तरीके से आप समझते हुए आगे बढ़ना है। सॉल्यूशन बिल्कुल देखते हुए आगे बढ़ना है, सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, और भी इसमें आपको क्वेश्चन देखने को बहुत सारा मिल गए हो। जैसे आपको जो मुंडा विद्रोह है, उसको और किन विद्रोह से नाम जानते हैं? तो मुंडा उनलुगन विद्रोह के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको सच में अच्छा लग रहा है ना और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो सच में आप सीरियस स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? तो बस दोस्त एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ना लाइक तो करना ही है, ये तो बिल्कुल ही करना है, और साथ ही साथ दोस्त चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करके ये 2000 का टारगेट बिल्कुल ही कंप्लीट करेंगे और जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना? वीडियो चाहे जितना भी हो, लेकिन प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप आराम से उसको सब चीज़ कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है ना? तो बस सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा के जाना है, ठीक है? अब हम चलते हैं 208 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है
कि 1855 ईस्वी में जो संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, ठीक है ना? 1855 ईस्वी की बात कर रहा है। जब संथाल विद्रोह हो रहा था, उस टाइम जो थे अंग्रेज जो कमांडर थे, इनमें से 4 कमांडर हैं, इन चारों कमांडरों में से किसको हराया था? ऑप्शन नंबर ए कैप्टन नेक फेविलो को हराया था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट बास्टिन को हराया था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मेजर बासे को, या इसको बासे ना बल्कि बारो बोला जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्नल हाइट को। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए जो अंग्रेज कमांडर को संथालों ने हराया था वो कौन थे? तो मेजर बारे थे, ठीक है ना? ये बासे गलती से लिखा गया, यहाँ पर बारे थे, ठीक है ना? बारो, ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? मेजर बारो। इन्हीं को जो है संथालों ने, अंग्रेज कमांडर बोला जाता है इनको, तो इन्हीं को हराया हुआ था, ठीक है ना? लेकिन चलिए और भी हम थोड़ा-सा सॉल्यूशन के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये थोड़ी-सी बड़ा है, लेकिन हम इसलिए बड़ा करके लिखे ताकि आपको सारा कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना? बस थ्योरी को ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर बारो को, देखिए बारो को हराया था, ठीक है ना? संथाल विद्रोह जो था कब हुआ था? 30 जून 1855 को शुरू हुआ था, और इसे क्या बोला जाता है? और भी नाम से जाना जाता है, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? यह विद्रोह जो था वर्तमान कहाँ पे? झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के प्रथा के विरुद्ध था। आपको मालूम है कि जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए, जो भी विद्रोह हुए, वो अधिकांश तौर पर जमीनी स्तर पर देखिएगा तो जमीनों को अधिग्रहण करने के, शोषण करने के विरुद्ध ही हुए हैं। समझ में आ गया ना? उसी के विरुद्ध ये किया थे, ठीक है ना? इस विद्रोह के जो नेता थे वो कौन-कौन नेता था? याद रखिएगा, नेता बार-बार पूछता है। संथाल विद्रोह के नेता, बिरसा मुंडा के नेता, ये सब चीज़ ज़रूर पूछता है, ठीक है ना? ये देखिए, इनके नेता जो थे कौन-कौन थे? सिद्धू थे, कान्हू थे, चाँद थे और भैरव थे। ये 4 जो भाई थे, ये जिन्होंने इसका नेतृत्व किया था। साथ ही साथ इनकी 2 बहनें भी थी। कौन थी? 2 बहनें। कौन-कौन थी? फूलो और छानो थी। ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। फूलो और झानो थी। इसको आप ज़रूर याद रखिए। इस विद्रोह में लगभग कितने संथाल शामिल थे? 60,000 संथाल शामिल थे। ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्नों को ना बेहतरीन ढंग से याद रखिए। आपको बता ही दिए हैं कि ये जो बिहार के अंतिम वाला एरिया यानी कि दक्षिण बिहार वाला एरिया है, उसी का जस्ट टच करता हुआ झारखंड वाला एरिया, इसी की ये बातें कर रहा है। यहीं पे ये सारा विद्रोह हुआ था, ठीक है ना? तो 4 भाई थे जो कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। कौन-कौन थे? संक्षेप में एक बार समझ लीजिए। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव, और इनकी 2 बहनें थी। कौन-कौन थी? फूलो और छानो। फूलो और छानो, ठीक है ना? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव और फूल और छानो, ठीक है ना? तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 209 नंबर प्रश्न, बोल रहा है बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, उनका देहांत कब हुआ था? इससे प्रश्न बाबू वीर कुंवर सिंह से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, और हर क्वेश्चन को घुमा-फिरा कर पूछा गया है। इसीलिए हम हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपके सामने लाते हैं, ताकि आप देख पाएँ कि क्वेश्चन सच में कैसे पूछा हुआ है, ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्नों को हम पिछली बार भी कंप्लीट करवाए हैं, लेकिन आपको बताना है कि कब इनका देहांत हुआ था। बहुत बार हम वीर कुंवर सिंह का सॉल्यूशन भी बताए हैं और समझा-समझा कर बताए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बताना है, ठीक है ना? ऑप्शन देखते हैं 10 अप्रैल 1858 को, या फिर 17 जून 1858 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858 को, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1858 को। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से अपनी राय दे सकते हैं दोस्त, ठीक है ना? आपके लिए ये प्रश्न दिया गया है, इनका देहांत कब हुआ था? इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 मई 1858 को, यानी कि 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह जी का देहांत हो गया था, ठीक है ना? चलते हैं इसका सॉल्यूशन और भी बेहतरीन तरीके से देख लेते हैं। बस याद रखिएगा जो भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना? बोल रहे हैं कि बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू वीर कुंवर सिंह का जो देहांत है, वो मई 1858 को हुआ था, यानी कि वही 9 मई 1858 को हुआ था, ठीक है ना? जबकि बात करें वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है, ये अप्रैल 1757 में कहाँ पे हुआ था? जगदीशपुर में हुआ। लेकिन अभी अगर बिहार के में कौन सा जिला है, तो बिहार के जो अभी वर्तमान भोजपुर जिले में हुआ था। एरिया का उस टाइम क्या नाम था? जगदीशपुर था। कब हुआ था? अप्रैल 1777 को हुआ था।
उनके जो माता-पिता थे वो कौन-कौन थे? महाराजा और महारानी के घर में हुआ था। ठीक है ना? तो आपको एक बार में 4 क्वेश्चन मिला ना दोस्त, यही वजह है डिस्कशन कराने का। अब आप कभी नहीं भूलिएगा। अप्रैल में यानी 1717 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना? 1717 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो यानी कि मई में हुआ था। मई में हुआ था, कब हुआ था? 1858 में हुआ था, 1858 में। ठीक है ना? तो ऐसे करके सारा क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? अब हम चलते अगले नंबर और आज का जो वीडियो है, आपका आज का आखिरी वीडियो सॉरी आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 210 नंबर है। ठीक है ना? बोल रहा है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए, जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में बैठक में भाग लिया था। ठीक है ना? यानी कि एचएसआरए इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ये एक संगठन है, इसी की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो सितंबर 1928 में किसने भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है फणिनाथ घोष ने, या फिर ऑप्शन नंबर बी अजय घोष ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिनाथ ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है भगत सिंह ने। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, खासकर बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि फणिक नरेंद्रनाथ घोष। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फणिनंद्र नाथ घोष। इसको आप जरूर याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका और भी हम एक्सप्लेनेशन तरीके से समझ लेते हैं। देखिए बिहार के जो फणींद्रनाथ घोष थे, इन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी कि एचएसआरएस की बैठक में भाग लिया था। ठीक है ना? लेकिन मेनली बात क्या है कि इनके कौन-कौन प्रमुख सदस्य थे, ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछता है, तो प्रमुख सदस्य को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना? तो प्रमुख सदस्य कौन थे? भगत सिंह है, याद रखिएगा भगत भगत सिंह। उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सुखदेव जी थे, राजगुरु थे, जैसे प्रमुख क्रांतिकारी संगठन इस संगठन से जुड़े हुए थे। ठीक है ना? तो मेनली याद रखिएगा भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे, सुखदेव जी थे और राजगुरु भी थे। ठीक है ना? और वहीं सितंबर 1928 में फणींद्रनाथ घोष ने भी इसमें शामिल हो गए थे। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं दोस्त आपके लिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन सब का सब इसमें कंप्लीट कराए गए। लेकिन आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन इसमें भी इंक्लूड किया गया, जो कि चलिए हम देख ले। देखिए ये मोटिवेशन है कि आने वाला जो 2026 है वो आपका होगा, याद रखिएगा। मेहनत इतना करो कि नाम पूरी दुनिया में होगा, है कि नहीं? आपको 2026 को हाथ खाली नहीं जाने देना है। इस बार आपको ज्वाइनिंग लेकर ही जाना है, ठीक है ना? तो हमें पूरा उम्मीद है कि आपको काफ़ी वीडियो और ये मोटिवेशन लाइन भी अच्छा लगा होगा, ठीक है ना? अगर अच्छा लगा होगा तो हाँ, चैनल को ना फिर से बता देना चाहते हैं कि दिल से सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना? मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और हाँ, वीडियो को साथ-साथ देखना है और अपने पढ़ाई को ज़ोरों-शोरों से आगे लेके बढ़ते हुए जाना है। बिहार एसआई का अगर एग्ज़ाम होगा तो प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।